गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 15 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पूर्व कुल मिला के ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 14 को डिस्कस किया जा चुका है और उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे वीडियो को एक साथ इंक्लूड करके रखा गया है। आपको ढूंढने में आसानी होगी, आराम से मिल जाएगा। और उन तमाम छात्रों का, उन तमाम व्यूवर्स का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने हमारा सहयोग किया। हमारी सदस्य संख्या बढ़कर आज 1K प्लस हो गई है और साथ ही साथ आप सभी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। और उन तमाम विद्यार्थियों का मैं और हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा दोस्तों, जो अपना स्कोर कार्ड अपडेट कर रहे हैं, स्कोर कार्ड बता रहे हैं सेल्फ टेस्ट एनालिसिस के माध्यम से। तो उन सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। और आप देखेंगे कि जब आप टेस्ट देने जाएंगे, यानी कि जब एग्ज़ामिनेशन में आप जाएंगे इस टेस्ट का, तो आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है। क्योंकि एनालिसिस इस माध्यम से किया गया है कि आप कंफ्यूज ना हो, कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए ही इतना प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों, आप सभी लोग बने रहें इस चैनल के साथ। लगभग 1 वीक के बाद यह टेस्ट और एक दिन में 2-3 टेस्ट कराया जाएगा, 2-3 वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ कुल मिला के करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान, उसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, मडाइवल हिस्ट्री का मैंने एंसेंट का मास्टर क्लास अपलोड कर दिया गया है और उसका पार्ट 2 अभी बचा हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो साइंस के तीनों सेक्शन का PDF आपको अपलोड कर दिया जाएगा और साथ ही साथ वीडियो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो इस चैनल के साथ बने रहें और पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है। यानी कि एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल में कैसे विलय हो जाएगी, इसके लिए क्या आधार जो है वह मान्य है। तो दोस्तों, जब विधान दल में जो विधान दल होती है उसमें कम से कम 2/3 सदस्य ऐसा विलय करने के लिए एग्री हो गए हैं, यानी कि सहमत हो गए हैं। ऑप्शन सी आपका वही कह रहा है कि जब विधान दल के कम से कम 2/3 है ना, 2/3 जो है मेंबर यानी कि सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हैं, राजी हो गए हैं, तब क्या होगा, एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में होना संभव हो सकेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858 यहाँ पे नहीं होगा, 1857, ठीक है। 1857 की अगर बात की जाए तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो यह लिखा गया है सैयद अहमद खां के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है। वैसे तो कई वेदों में ऐसा है, लेकिन अगर बात की जाए एक वेद जिसमें पृथ्वी को भारत माता कहा गया है, ठीक है, तो वह वेद है दोस्तों अथर्ववेद। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है पुत्रो अहं पृथिव्या, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ऐसा नहीं पूछेगा फिर भी, लेकिन मान लीजिए प्रश्न ही तो है, आ सकता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पुत्रो अहम, देखिए यहाँ पे पृथिव्या, ऐसा अथर्ववेद में लिखा गया है, जिक्र किया गया है। इसका मतलब होता है दोस्तों, मतलब मैं बोल देता हूँ, इसका मीनिंग होता है कि भूमि हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, चौथे प्रश्न में कह रहा है कि लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यानी कि लाल मिट्टी के बारे में कौन सा गलत कहा गया है। देखिए, मिट्टी का कलर जो लाल होता है वह लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, तो यह लाल लाल दिखाई प्रतीत पड़ता है कि ऐसा ये लाल है। तो क्यों होता है, फेरम ऑक्साइड, ठीक है, लौ ऑक्साइड उसमें मिला रहता है। तो ये आपका सही बात है, लाल मिट्टी के संबंध में यह सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। जल योजित रूप से यह पीली दिखाई देती है, तो यह भी आपका सही है। आपको गलत ढूंढना है, मैं बता रहा हूँ इसके बारे में सही कौन सा है, ठीक है। और ऑप्शन सी की बात की जाए तो यह क्षारीय प्रकार की मिट्टी है, तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका गलत होने वाला है और आपको गलत आंसर ढूंढना है। और ऑप्शन डी की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की इसमें क्या होती है, कमी होती है, ठीक है।
लौह की इसमें अधिकता होती है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, चूँकि आपको गलत आंसर ढूंढना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 5वें प्रश्न में कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, उनको संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के 89वें यानी कि 89th संशोधन, ठीक है, 89वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, 2 अलग अलग निकाय में 2 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह 89वां संशोधन कब हुआ था, तो यह हुआ था 19 फरवरी 2003 को। 19 फरवरी 2003 को यह 89th संविधान यानी कि अमेंडमेंट एक्ट जो है वह हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करें तो 6ठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सेल्यूलर जेल किस द्वीप समूह में अवस्थित है। अगर बात की जाए सेल्यूलर जेल की तो वह दोस्तों दक्षिण अंडमान में स्थित है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अंडमान। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इस सेल्यूलर जेल का निर्माण कब हुआ था, तो सेल्यूलर जेल जो है उसका निर्माण दोस्तों 1906 में किया गया था, ठीक है, 1906 में किया गया था। और इसी सेल्यूलर जेल से दोस्तों वीर सावरकर क्या हुआ थे, वहाँ से भाग आए थे, यानी कि वहाँ से निकलकर भागने में सफल रहे थे, वहाँ से निकलने में वीर सावरकर सफल रहे थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7। 7वें नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि मोठ मस्जिद, ठीक है, उसका निर्माण किस शासक के समय हुआ, किसने कराया, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। प्रश्न में आराम से समझेंगे तो समझ में आएगा। मोठ मस्जिद का निर्माण जब हुआ था तो उस समय किसका शासन था, किस शासक के समय इस मोठ मस्जिद का निर्माण हुआ था, तो यह था सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी का जब कार्यकाल था, जब शासन काल था, उस समय इस मोठ मस्जिद का निर्माण जो है वह वजीर जो है, वहाँ के वजीर मंत्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मियाँ भूइयाँ के द्वारा कराया गया था, ठीक है। इसका निर्माण अगर बात की जाए दोस्तों तो मियाँ भूइयाँ के द्वारा कराया गया था, मियाँ भूइयाँ, ठीक है। हो सकता है प्रश्न आ भी जाए, बीपीएससी में तो प्रश्न आ ही जाते हैं मियाँ भूइयाँ के द्वारा, क्योंकि गांधी जी के बारे में पूछा गया था कि कौन सा ये उनका सहयोग किया था, तो बतक मियाँ, ठीक है, ऐसा प्रश्न आया था। और यहाँ अगर बात की जाए मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था तो मियाँ भूइया, जो कि उनका क्या हुआ करता था, वजीर हुआ करता था, प्रधानमंत्री हुआ करता था। और शासनकाल था जो वह, अगर शासनकाल की बात करें तो वह उस समय सिकंदर लोदी का कार्यकाल हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस मोठ मस्जिद का निर्माण कब हुआ था, तो इस मोठ मस्जिद का निर्माण 1505 में हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8। गिरजा किस फसल की प्रमुख नस्ल है। ये एक फसल की क्या है, एक प्रजाति है, एक फसल की प्रमुख नस्ल है गिरजा। तो उसका गेहूं, ज्वार, जौ और बाजरा, इसमें से किससे संबंध है गिरजा का। तो दोस्तों यह जो है गिरजा गेहूं की एक उन्नत फसल है, गेहूं की एक उन्नत प्रजाति है, जिसे गेहूं गिरजा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। 9th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरने वाली अक्षांश रेखा, तो दोस्तों वह हो जाएगी मकर रेखा, ठीक है। यह क्या होती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है, यानी कि मध्य से गुजरती है, इतना आप समझ गए, यह मध्य से गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यह जो है दोस्तों, यह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा है। आप जानते भी होंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की यह रेखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम जो है क्लासिफिकेशन, यानी कि 5 वर्गीकरण जो किया गया था, 5 जगत वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, उसमें निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। अब दोस्तों बात की जाए इस 5 जगत की, तो इसमें व्हिटेकर साहब ने मोनेरा, ठीक है, देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इसके अलावा प्लांटी
और एनिमेलिया का जिक्र किया था, वर्गीकरण के एनिमेलिया का। ठीक है, अब देखिए ये जो 5 जगत का जो किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटेकर महोदय के द्वारा किया गया था, इसमें कौन कौन सा नहीं है, देखिए कौन नहीं है। तो प्रोटोजुआ का तो उन्होंने किया था ना, नहीं किया था, प्रोटोजुआ का ही उन्होंने नहीं किया था। एनिमिलिया, फंगी, प्रोटिस्टा, इसका उसमें उस वर्ग में शामिल किया था। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है। अगर कजरी की बात की जाए दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। और उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह प्रसिद्ध है। और अगर बात की जाए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में हुई थी, और उत्पत्ति मिर्ज़ापुर से हुई थी। ठीक है, मिर्ज़ापुर में इसकी उत्पत्ति हुई थी। यह कौन सी लोकगीत है, कजरी लोकगीत। अगर बात करें प्रश्न संख्या 12 की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था। तो उस समय 2011 की जनगणना के आधार पर महिला जो है उनकी साक्षरता दर थी, यानी कि साक्षरता प्रतिशत था 65.46%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बढ़ रहा है। अगर आपसे बात की जाए कि पुरुष साक्षरता दर क्या थी, पुरुष साक्षरता दर की अगर बात करें तो वह 2011 के जनगणना के आधार पर 74.04% थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान होता है। देखिए ये भी प्रश्न आसान है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। यहाँ आपको एक वायवीय और अवायवीय श्वसन, यही में थोड़ा सा जाके कन्फ्यूजन होने वाला है। तो अगर बात की जाए कि आखिर होता क्या है, देखिए तो देखिए अब आपसे क्या कर रहा है, इसका आंसर की अगर बात करें, कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान होता है, यानी कि दोनों में यह समान रूप से पाया जाता है, तो यह होता है ग्लाइकोलिसिस। आखिर ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, देखिए ग्लाइकोलिसिस जो होता है तो यह क्या करता है, यह कोशिकीय श्वसन की जो होता है ना, वह प्रथम अवस्था है, यह दोनों में समान अवस्था में रहता है। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते श्वसन अवस्था है, श्वसन कोशिकीय श्वसन अवस्था है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन अवस्था है, और यह दोनों में वायवीय और अवायवीय, इन दोनों में प्रथम अवस्था में यानी कि समान अवस्था में रहता है। और होता क्या है कि जब ग्लूकोज जो होता है उसका विखंडन यानी कि टूटता है, विखंडन का मतलब टूटना, और ऑक्सीजन उसमें क्या होता है, विखंडन ऑक्सीजन के उपवर्ग के द्वारा होता है, तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। आद्य जनजाति की अगर बात करें दोस्तों, भारत की सबसे ज़्यादा आद्य जनजाति तो यह है जारवा जनजाति। ठीक है, और यह कहाँ पाया जाता है, यह भारत के अंडमान एवं निकोबार समूह की एक प्रमुख जनजाति है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, मौर्य काल में वेश्यावृत्ति के कार्यों के निरीक्षक को क्या कहा जाता था या क्या कहते थे। तो उन्हें गणिकाध्यक्ष कह के पुकारा जाता था, गणिकाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका किडनी, यानी कि गुर्दा। गुर्दा को वृक्क भी कहते हैं, किडनी भी कहते हैं। ठीक है, वृक्क भी कहते हैं, आप जानते हैं, और किडनी भी कहते हैं। यह इसके लिए जिम्मेवार होता है, बैलेंस करके रखता है इसको। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो यह इसे 1999 से 2000 तक में शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2000 नहीं जाएंगे, क्योंकि 1999 में शुरू कर दिया है, तो 1999 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक साथ दिया रहेगा ऑप्शन में 1999 से 2000, ठीक है, 2001 से 2002, तब इस कंडीशन में आपको इस ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1999 दे दिया तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999। और मैंने पूरा फैक्ट बता दिया कि 1999 से 2000 के समय यह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत डैश के आयु के वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार, दोस्तों मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। तो यह जो है
6 से 14 वर्ष के आयु के जितने भी बच्चे होंगे उनको सर्व शिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का जिक्र किया गया है, व्यवस्था किया गया है दोस्तों, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका जिक्र अनुच्छेद कहाँ पे किया गया है? यह मौलिक अधिकार है ना, अनुच्छेद इसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है और इसका जिक्र अनुच्छेद 21 में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना मई 1960 में किया गया था, यानी कि अगर पूरा एग्जैक्टली बात करें तो 7 मई 1960 को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। ठीक है, उन्हीं के कार्यकाल के समय नेहरू जी के द्वारा किया गया था। नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इंद्राणी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? दोस्तों यह प्रश्न कन्फ्यूज करेगा, थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूज किया था और आप इसमें सहयोग भी करेंगे। देखिए इंद्राणी रहमान की अगर बात की जाए तो यह जो थी वह भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिशा और कथकली इन सभी डांस का जो क्या थी, एक विशेषज्ञ थी, एक क्या थी, नृत्यांगना थी। इसमें आपका सारे के सारे आ रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इस सारे नृत्य के बारे में यह क्या थी, एक कुशल नृत्यांगना थी। लेकिन अगर अधिकतर प्रश्न की बात की जाए कि आपको एक आंसर अगर मान लीजिए ऐसा ही आ गया, ठीक है, तो आप छोड़ के जाएंगे, मान लीजिए इस प्रश्न को छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा? तो हो सकता है कि भाई इसका जो अगर मान लीजिए इस पर क्लेम होगा तो जो राइट आंसर होगा आपका आंसर मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा, या किसी में नंबर को ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर एक आंसर के साथ जाना होगा तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ओडिसी। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, मेरा मानना है कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली इन सभी नृत्य को वह जानती थी, सभी नृत्य की यह कुशल नृत्यांगना थी। तो फिर एक के साथ जा कैसे रहते हैं? तो यहाँ पे साथियों डाउट हो रहा है। ठीक है, डाउट, DOUBT, यहाँ पे डाउट हो रहा है। ठीक है, लेकिन आंसर की अगर बात की जाए तो ओडिसी, जबकि फैक्ट मेरे को पता है, आपको भी पता है कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और कथकली इन चारों नृत्य की यह विशेषज्ञ थी। तो किसी एक ऑप्शन के साथ जाना थोड़ा मेरे लिए कन्फ्यूजन वाली बात है। चलिए, बहरहाल आपका सहयोग चाहिए, आप सभी लोग इसका कमेंट जरूर करेंगे और जो लोग जो है इसका सही आंसर अगर देखिए किसी बुक में एक लाइन पढ़ के आंसर मत कीजिएगा, पूरा फैक्ट पता करने के बाद आंसर कीजिएगा। लेकिन मेरा यहाँ पे हो जाएगा ऑल। ठीक है, यह सारे नृत्य की विशेषज्ञ थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की जो योजना था उसका मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 जो था उसका मसौदा तैयार किया था KN राजा के द्वारा। और यह प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो यह हैरोल्ड डोमर यानी कि हेराल्ड डोमर था, उस मॉडल पर आधारित था। तो इसका मसौदा किसने तैयार किया था? KN राज ने। ठीक है, और यह हेरोल्ड मॉडल पर आधारित था। हैरोल्ड डोमर मॉडल, पूरा नाम लिख देते हैं, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो यह क्या होता है, इसमें यह देश की एक आर्थिक संरचना में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगी? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। वार्ड ऑफ एवन के नाम से जाने जाते हैं, वार्ड ऑफ एवन के नाम से विलियम शेक्सपियर को जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। ठीक है, और बात की जाए विलियम शेक्सपियर की अगर बात करें तो विलियम शेक्सपियर जो थे वह अंग्रेजी के कवि थे, नाटककार थे और अभिनेता थे और एक महान इंसान हुआ करते थे। अब विलियम शेक्सपियर का नाम कौन नहीं जानता है? ठीक है, और नाटक के बारे में तो उनकी जो है वह बहुत ही खास विशेषता थी, बहुत ही उसमें विशेषज्ञ हुआ करते थे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24।
24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रुद्रम 1 क्या है। अगर बात की जाए रुद्रम 1 की तो यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम 1 जो है वह एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसका विकास DRDO के द्वारा किया गया है। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, और भारत की यह पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतया वायु प्रदूषक यानी कि एयर पॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो उसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है और हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो है दोस्तों यह वायु प्रदूषक पॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात की जाए तो यह हाइड्रोकार्बन जो है यह अधिकतर प्राकृतिक गैस में पाया जाता है, प्राकृतिक गैस के रूप में यह पाया जाता है हाइड्रोकार्बन। प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने आधुनिक भारत का निर्माता की उपाधि प्राप्त किया है, यानी कि किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है, तो वह है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की अगर बात की जाए तो इनका शासनकाल यानी कि इनका कार्यकाल जो था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का 1848 से 56 था। 1848 से 56 था। ठीक है, 1848 से 56 था इनका कार्यकाल। लॉर्ड इरविन की बात की जाए तो इनका कार्यकाल था वायसराय थे 1881 की, अगर 1881 से 1959 इनका कार्यकाल था। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन की बात की जाए तो यह 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त 1947 तक यह क्या रहे थे, 15 अगस्त 1947 तक भारत के अंतिम वायसराय रहे थे। इतना कहाँ पे लिख पाऊँगा, आप समझ गए। यह जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वह 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक जो थे वो भारत के अंतिम वायसराय के रूप में यह कार्यरत थे। इसके अलावा अगर बात की जाए लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में तो यह जो थे 15 अगस्त 1947 के बाद की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 तक जो है वह 12 फरवरी देखिए यहाँ पे देखिए 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक वो क्या थे, भारत के अंतिम वायसराय थे। लास्ट वक्त के बारे में बोला है, अंतिम वायसराय। और 1947 से 21 जून 1948 तक पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 1947 से लेके 1948, ठीक है, 1948 21 जून 1948, ठीक है, 21 जून 1948 तक ये क्या थे, पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था इन्होंने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया है कि इडेफोलॉजी किसे कहते हैं। दोस्तों इडेफोलॉजी की अगर बात की जाए तो यह मृदा का अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, पैडोलॉजी जो है वह भी मृदा के अध्ययन से संबंधित है। लेकिन भाई दोनों कैसे है, तो देखिए मृदा के अध्ययन के विज्ञान की जो होती है वह शाखा, इसका यह दोनों क्या है, एक ब्रांच है, दो शाखाएं हैं मृदा अध्ययन की। एक में क्या है इडेफोलॉजी कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, पैडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28। अगर आपको वो ऑप्शंस में दोनों दे दे एक साथ तो आप दोनों को करेक्ट कीजिएगा और वहाँ पे दिया भी रहेगा ए, जैसे मान लीजिए ए में पैडोलॉजी दे दिया और बी में इडेफोलॉजी दे रखा है। ठीक है, इडेफोलॉजी दे रखा है और कहीं सी नंबर में दे रखा है कि ए और बी दोनों, तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, दोनों को करेक्ट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं। तो यह एक घास का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है पटाना, जो कि श्रीलंका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। किस द्वीप को इंडोनेशिया के हृदय स्थल के रूप में जाना जाता है या कहते हैं, तो वो हो जाएगा आंसर जावा द्वीप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, तो वह क्या कहलाता है। देखिए दूसरे जीव पर वो क्या करता है, अपना डेवलपमेंट करता है, अपना वृद्धि करता है, लेकिन उससे भोजन ग्रहण नहीं करता है और उसे अधिपादप के नाम से जाना जाता है, यानी कि एपिफाइटिक के नाम से उन्हें जाना जाता है। उसके अलावा आंसर की बात करें तो आंसर तो ए हो गया। उसके अलावा जानते हैं भाई परजीवी क्या होता है। देखिए
परजीवी क्या होता है, वो दूसरे पर आश्रित होता है। नाम ही है पर मतलब दूसरा, जीव यानी कि दूसरे पर आश्रित रहने वाला, ठीक है, दूसरे पर आश्रित रहने वाला, दूसरे पर आश्रित रहने वाला जीव, दूसरे पर आश्रित रहने वाला जीव को परजीवी कहा गया है, ठीक है। और मृतजीवी जो है, मृतोपजीवी की अगर बात की जाए तो यह क्या करता है, मृतोपजीवी की अगर बात की जाए तो यह जो है अपना भोजन जो है वह दूसरे, यह अपना भोजन की अगर बात की जाए तो यह मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। और सहजीवी की बात की जाए तो यह क्या करता है, साथ साथ रहता है, ठीक है। सहजीवी जो है, इसे सहजीवी की अगर बात करें तो यह साथ साथ रहना है और एक दूसरे को क्या करना है, लाभ पहुँचाना, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात। अगला प्रश्न 31 नंबर की अगर बात करें तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपने इसका नाम शायद सुना भी होगा या नहीं भी सुना होगा, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इस तरह के प्रश्न अचानक से आ ही जाते हैं एग्जामिनेशन में। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दोस्तों यह महाराष्ट्र के अमरावती में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और वहाँ के अमरावती में, ठीक है, अमरावती में यह स्थित है। महाराष्ट्र के अमरावती में गुगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है वह स्थित है, ठीक है। अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब किया गया था, तो 22 फरवरी 1974 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 32, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। पित्त जो होता है वह पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, निम्न में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण पाया जाता है, यानी कि स्वर्ण का भंडार पाया जाता है, तो वह कौन सा रेगिस्तान हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया जो है वहाँ के रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, निम्न में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। देखिए हम आपको पहले आंसर बता देते हैं, फिर आपको डिस्कस करते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ये बेरियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया और ये कैल्शियम हो गया। अब देखिए बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि छोटा से बड़ा। अब देखिए अगर बात की जाए बेरियम की, ठीक है, तो यह कौन से समूह में आता है, बेरियम समूह 2 में आएगा, ठीक है। बेरियम जो है वह समूह 2 में आएगा। फिर उसके बाद बात करें, बेरियम के बाद मैग्नीशियम है, यहाँ पे देख रहे हैं ना मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम की अगर बात की जाए तो यह मैग्नीशियम जो है वह समूह 3 में आता है। और इसके अलावा बात की जाए कैल्शियम की तो वह आवर्त सारणी के समूह 4 में आता है। तो यह क्या है दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अलग अलग परमाणु संख्या भी होती है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 में, संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति करते हैं। संघ और राज्यों के मध्य क्या होता है, वित्तीय संसाधन के वितरण यानी कि डिवीज़न के लिए। तो यह राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, वह करते हैं वित्त आयोग की। और इस वित्त आयोग की हर प्रत्येक 5 साल में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और पूछा गया है कि वित्त आयोग की जो नियुक्ति होती है वह किस अनुच्छेद के माध्यम से होती है, तो वह होती है दोस्तों आर्टिकल 280, ठीक है, 280 अनुच्छेद 280 के माध्यम से यह जो है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा गया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 280 के माध्यम से यह वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक नियुक्ति की जाती है। स्थापना क्या है, नियुक्ति की जाती है प्रत्येक 5 साल में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36वें नंबर की अगर बात करें तो निम्न में से कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करती है, यानी कि निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से यह बताता है। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। अब भाई करेक्ट आंसर ये हुआ कैसे, निवल राष्ट्रीय आय की अगर बात करें दोस्तों तो इसको आराम से समझिए। निवल राष्ट्रीय आय को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कहा जाता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्लियर कर लेते हैं, डाउट नहीं होगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं यह निवल राष्ट्रीय आय को, ठीक है।
इसको निकालने के लिए, इसका निकालने का फॉर्मूला है सिंपल सा, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि जीएनपी क्या है, तो इसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन को, डिप्रिसिएशन बोलते हैं उसको अगर माइनस करते हैं तो आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, यानी कि निव्वल राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है। अब देखिए 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले बने हैं, वह बने हैं सूर्य कुमार यादव। करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो यह जो है दोस्तों एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और यह जो है वह कहाँ स्थित है, दलाल स्ट्रीट में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर बात की जाए, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में किया गया था। इसकी स्थापना कहाँ किया गया था, मुंबई में, जाके इसी के नाम पर है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था। ठीक है, तो इसकी स्थापना मुंबई में किया गया था। प्रश्न संख्या 39 में कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई। देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन के द्वारा विशाल किसान सम्मेलन, उसका आयोजन वह किया गया था हरियाणा के। ठीक है, हरियाणा में किया गया था। इसका आंसर शायद आप इसको ये बताइए हरियाणा में कहाँ किया गया था। आपको आंसर बताना है कि हरियाणा में कहाँ किया गया था। आप कमेंट करके बताइएगा 39 नंबर का आंसर हरियाणा में कहाँ किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, स्वराज पार्टी की स्थापना की अगर बात की जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य था परिषद में प्रवेश करना। प्रवेश करके क्या होता है कि उसमें जो निर्णय गलत लिया गया है उसके बारे में, उनके दुर्गुण क्या बोलते हैं उसको, जो कमी होती है, जो अन्याय है, जो आप निष्पक्ष आप फैसला नहीं दे पा रहे हैं, सही निर्णय नहीं ले रहे हैं, उनकी कमियां क्या है, उन सभी को बताना इनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। तो ये कैसे होगा, जब वो परिषद में प्रवेश लेंगे तभी तो हो पाएगा। तो अगर बात की जाए दोस्तों इस स्वराज पार्टी की स्थापना की, तो इसके संस्थापक कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू इसके संस्थापक हुआ करते थे, और साथ ही साथ CR दास भी इसके संस्थापक हुआ करते थे। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में VFS ठीक है ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन केंद्र की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत लखनऊ में की गई है। यह वीज़ा से संबंधित दस्तावेजों की जांच करता है, पुष्टि करता है और उसे निर्गत करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में वह राजीव लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। इनका पूरा नाम है प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण। पूरा नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, फिर भी जान लेते हैं। राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ठीक है, करंदीकर इनका पूरा नाम है, करंदीकर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। रूस में बोल्शेविक क्रांति किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुई थी। यानी कि रूस में जब यह बोल्शेविक क्रांति हुई थी तो यह हुई थी दोस्तों 1917 में। और किसके समय में, किसका शासन था, किसका राज्यकाल था, तो यह था जार निकोलस द्वितीय का। उसी के समय यह बोल्शेविक क्रांति, रूस की क्रांति हुई थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है 1917 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। विश्व सांख्यिकी दिवस की अगर बात की जाए तो यह कब मनाया जाता है। देखिए सांख्यिकी दिवस और विश्व सांख्यिकी दिवस में अंतर होता है। अगर बात की जाए विश्व सांख्यिकी दिवस को तो इसे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, और सांख्यिकी दिवस की बात करें, सांख्यिकी दिवस की बात करें सीधे तो यह दोस्तों 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे डाउट क्लियर हुआ, डाउट नहीं रहेगा। विश्व सांख्यिकी दिवस की बात की जाए तो 20 अक्टूबर को, और सांख्यिकी दिवस की बात की जाए
तो यह हो जाएगा 29 जून को। अगला प्रश्न है, और यह सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सांख्यिकी दिवस की अगर बात करें, विश्व सांख्यिकी दिवस की नहीं, सांख्यिकी दिवस की अगर बात की जाए तो यह प्रशांत चंद्र महालनोबिस है, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 45 में क्या कह रहा है कि हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, यहाँ भी कन्फ्यूजन होने वाला है अगर पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा, या इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन अलग हो जाएगा। 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है, तो दोस्तों यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 देशों की सूची में भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात की जाए इसका, तो यह 42वां स्थान जो इसे प्राप्त हुआ है भारत को, तो यह जो है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वह क्या है दोस्तों, बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है। इसके बारे में जान लीजिए, बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है। इसमें 55 देशों में इसे आपको 42वां स्थान प्राप्त हुआ है हमारे प्यारे भारत को। और बात की जाए, ठीक है ना, और बात की जाए 40वां स्थान किस में प्राप्त हुआ है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो यह जो है दोस्तों वैश्विक नवाचार, ठीक है, उसमें इसको 40वां स्थान मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 46 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना तारकनाथ दास के द्वारा की गई थी। 1907 में प्रश्न में दिया ही हुआ है, तो इसकी स्थापना तारकनाथ दास के द्वारा की गई थी, ठीक है। लाला हरदयाल जो हैं, ऑप्शन में अगर बात की जाए तो उन्होंने यंग मैन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 47 में कह रहा है कि भार की एसआई इकाई क्या है। अगर सिर्फ भार की बात की जाए, देखिए किलो के माध्यम से वेट ही किया जाता है, लेकिन वह मास को डिकोड करता है, मास को बताता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में ये पूछ रहा है कि भार की एसआई इकाई क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूटन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किलोग्राम क्या बताता है, किलोग्राम जो है द्रव्यमान को बताता है, द्रव्यमान को बताता है, यानी कि मास, ठीक है, मास को बताता है। और ग्राम क्या होता है, वस्तु का क्या होता है, वस्तु के द्रव्यमान का क्या होता है, एक मापक होता है। ग्राम के माध्यम से वस्तु के द्रव्यमान का मापक होता है, द्रव्यमान का मापक होता है, ठीक है, द्रव्यमान का मापक होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए डाइन की, तो यह फोर्स का, यह इसका संबंध है फोर्स से, यानी कि बल से, ठीक है। डाइन इकाई किसकी है, फोर्स की इकाई, यानी कि बल की इकाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 48, आपेक्षिकता का सिद्धांत जो है वह निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। अगर बात की जाए दोस्तों स्टीफन हॉकिंस की, ऑप्शन नंबर सी की, स्टीफन हॉकिंस की अगर बात की जाए तो यह क्या किया था, इसने एक सिद्धांत दिया था ब्लैक होल क्या करता है, विकिरण जो है ना, ब्लैक होल विकिरण उत्सर्जित करती है, ऐसा स्टीफन हॉकिंस ने बताया था। आइजैक न्यूटन की बात की जाए, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, इस नियम का प्रतिपादन किया था आइजैक न्यूटन ने। और मैरी क्यूरी की अगर बात की जाए, मैडम मैरी क्यूरी, तो उन्होंने क्या किया था दोस्तों, उन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी, मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के पहले मतदाता श्याम सरग नेगी का 5 नवंबर 2022 को निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित थे, तो उनका संबंध था हिमाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो दोस्तों संजय बारू हैं, जिन्होंने ए जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में, ध्वनि संचरण जब होती है, ध्वनि संचरण, उसके समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल क्या कहलाता है।
तो उसे दोस्तों संपीड़न कहा जाता है। ठीक है, संपीड़न करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पार्वती नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो पार्वती नदी जो है वह चंबल की सहायक नदी है। चंबल का उद्गम जो है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका उद्गम दोस्तों यह जो है आपका जनोपाव की पहाड़ी से होता है। ठीक है, उद्गम जो है जनोपाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, जनोपाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, जो कि एमपी में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। भारतीय नौसेना ने 17 से 22 जनवरी तक किस राज्य में एम्फेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है। अगर बात की जाए एम्फेक्स 2023 की, तो दोस्तों ये किसके बीच होती है, किसके बीच इसका आयोजन हुआ था, तो भारत के ही जितने आर्मी है, जैसे इंडियन आर्मी हो गए, इंडियन एयरफोर्स हो गए और इंडियन नेवी, इन सभी लोगों का एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था, जिसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया था। 54 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि चिलगोजा के नाम से जाना जाने वाला मेवा, ठीक है, चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट का प्रकार है, वह किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो अगर बात की जाए चिलगोजा की, तो यह पाइनस जिरेडियाना जो है उसके द्वारा यह उत्पन्न होता है। ठीक है, इससे हमें प्राप्त होता है। यह सबसे महंगा ड्राई फ्रूट में से एक होता है, लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति किलो इसकी प्राइस होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो यह कान की हड्डी है, यानी कि स्टेपिज जो है दोस्तों, कान की हड्डी वह मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह में के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो उसे दोस्तों ध्रुव कहा जाता है, यानी कि पोल कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में, यानी कि किनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। यानी कि वह महिला क्रिकेटर जिनके सम्मान में सिडनी ग्राउंड में उन्हीं की मूर्ति बनाई गई है, तो यह है दोस्तों बेलिंडा क्लार्क। ठीक है, बेलिंडा क्लार्क जो है वह पहली महिला खिलाड़ी है, या पहली क्रिकेट खिलाड़ी कह दीजिए, महिला खिलाड़ी ही नहीं कहिए, जिन्होंने वनडे में क्या किया था, दोहरा शतक जड़ा था। वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले प्रथम खिलाड़ी, महिला या पुरुष दोनों, है ना। वनडे में दोहरा शतक जड़ा था, और उन्होंने यह कारनामा कब किया था, 1997 में। सचिन तेंदुलकर, वैसे आप जानते हैं कि वनडे में सबसे पहले दोहरा शतक लगाए थे, लेकिन इनसे पहले भी बेलिंडा क्लार्क जो ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने यह कारनामा किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 58 नंबर प्रश्न में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे दे रखा है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, निर्वाचन और आपात उपबंध। ठीक है, इसका जिक्र कहाँ कहाँ किया गया है, आपको करेक्ट मैच करना है। चलिए बात करते हैं मौलिक अधिकार की, तो यह भारतीय संविधान के भाग 3 में इसे उल्लेखित किया गया है, यानी कि एक आपका थर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी में मौलिक कर्तव्य, जिसका जिक्र जो है, यानी जिसका उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 4 के क में किया गया है, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहाँ से इसे मैच करते हैं। फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य यहाँ से इसे मैच करते हैं। ठीक है, अब ए की बात की जाए तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का मैंने मिलाया है, ए का थर्ड। ठीक है, बी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बी का हो जाएगा दोस्तों, बी का मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो इसका जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, इसमें जिक्र किया गया है, यानी कि बी का 4। फिर सी में क्या कहा है कि निर्वाचन का व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और डी में कहा है आपात उपबंध। ठीक है, आपात उपबंध है, उसका चर्चा, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है, यानी कि डी का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए ए का थर्ड, बी का 4 कहाँ पे है, ए का थर्ड, बी का 4, ए का थर्ड, बी का 4, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। 59 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण के बारे में पूछा गया है कि नहीं है,
तो देखिए, ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना यह गुरुत्वाकर्षण के द्वारा संभव हो पाता है। और ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक, गुरुत्वाकर्षण ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक नहीं होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तारों को आपस में जोड़ने रखने का कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण भी संभव हो पाता है। और चांद का उसकी कक्षा में स्थिर होना यह भी गुरुत्वाकर्षण के कारण संभव हो पाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60। एक अच्छे ताप रोधक में ताप चालकता क्या होती है? जब ताप को रोधक कर रहा है, अवरोध करने का काम कर रहा है, तो अच्छा एक होता बैड कंडक्टर यानी जिसको कहेंगे, तो यह क्या करेगा? निम्न होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो यह GPT-4 जो है वह ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओपन AI के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 62 नंबर प्रश्न में दिया गया है, दो सूची दिया हुआ है, ठीक है, उसको एक दूसरे से मैच करना है, ठीक है। चलिए, यह किस चीज़ में इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग के बारे में पूछा गया है। अब बात की जाए एसीटोन, तो यह नाखून पॉलिश अपसारक होता है, उसमें इसका यूज होता है, यानी कि एसीटोन को ऑप्शन नंबर 2 के साथ मैच करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर बात की जाए तो यह अग्निशामक में इसका यूज होता है, आग बुझाने में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर बात की जाए तो यह घावों की मरहम पट्टी में सहायक होता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। और द्रव अमोनिया प्रशीतक यानी कि ठंडा करने का काम करता है। फ्रीजर में आप देखते हैं ना, इतना लंबा एक प्लेट लगा रहता है, ठीक है ना, इसमें अमोनिया गैस भरी रहती है जो क्या करता है? शीतलता प्रदान करती है, तभी फ्रिज क्या हो पाता है? ठंडा रह पाता है। उसमें प्रोडक्ट क्या होते हैं? सेफ रह पाते हैं, इसी अमोनिया गैस के कारण, द्रव अमोनिया गैस के कारण। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि SARS-CoV-2, ठीक है ना, यह कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण का पता लगाने के लिए ओमिश्योर, ठीक है, ओमिश्योर नाम का एक परीक्षण कोविड किट विकसित किया गया था। तो इसे टाटा के द्वारा विकसित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमिश्योर का, आप याद रखेंगे, यह प्रश्न में पूछा गया हुआ है एग्जामिनेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 64। किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों पारस्परिक संबंध जो है उसे इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि साबुन निर्माण में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले वसीय अम्ल क्या है? तो यह है दोस्तों पामीटिक अम्ल, ओलेइक अम्ल और एस्टिएरिक अम्ल, ठीक है। थोड़ा सा नाम बोलने में परेशानी हो गई, सॉरी। यह हो जाएगा पामीटिक अम्ल, एस्टिएरिक अम्ल और ओलेइक अम्ल, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सारे के सारे सही हो जाएंगे। जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह क्या होता है? तो यह कैथोड पर निक्षेपित होता है। जिंक का जब विद्युत परिष्करण किया जाता है तो यह कैथोड पर इसे फैलाया जाता है, निक्षेपित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो ये गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से रघुराम जी राजन को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में से किस पर टॉमस पेन ने बल दिया है? टॉमस पेन जो है पूछा गया है कि किस पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है, सपोर्ट किया है, बल दिया है? तो वह है दोस्तों स्वतंत्रता पर, ठीक है। स्वतंत्रता यानी कि टॉमस पेन ने स्वतंत्रता पर क्या दिया है? अधिक बल दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सबसे ज़्यादा होता है यानी कि सर्वाधिक होता है, तो दोस्तों नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो भी यहाँ पे किसान के घर से संबंध रखते हैं तो उनमें आप देखते होइएगा जब उर्वरक आते हैं यानी कि खाद खरीदा जाता है खेतों में डालने के लिए, तो उस पर देखेंगे नाइट्रोजन का प्रतिशत लिखा रहेगा, ठीक है। पोटेशियम के बारे में भी रहेगा और फास्फोरस के बारे में भी जिक्र रहेगा, अलग अलग खादों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। यह आपका रासायनिक उर्वरकों में सबसे ज़्यादा प्रयोग नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई? तो ऐसा नीति अपनाया गया था अपने साम्राज्य को
अपने जन समुदाय को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो भारत में बढ़ाने के लिए यह अल्बुकर्क के द्वारा यह नीति था कि अधिक से अधिक हिंदू महिलाओं के साथ विवाह किया जाए, अधिक अधिक भारतीय के साथ शादी की जाए। तो यह फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क था जिसने यह नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। NH4+ में N का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? अगर बात की जाए दोस्तों तो इसमें क्या होती है, -3 और +5 होता है, ठीक है। यहाँ पे +5 कहीं नहीं है तो -3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। -3 और +5 होता है और यह क्या होता है दोस्तों, अमोनिया है, देखिए ना, अमोनिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। बिहार में लोटा विद्रोह की अगर बात की जाए तो यह लोटा विद्रोह क्या हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था। यहाँ पे मुजफ्फरपुर के कैदियों को लोटा दिया गया था पीतल का, उसी के लिए इन्होंने लोटा विद्रोह किया था। कब किया था? 1856 में। 1856 में। 73 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस राज्य ने जुलाई 2022 में राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है? स्वनिर्भर नारी योजना की बात की जाए तो यह असम में शुरू किया गया है, ठीक है, असम में शुरू किया गया है। 74 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, कोयला की किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होती है? तो सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट कोयला जो है उसमें कार्बन लगभग 51% प्राप्त होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कार्बन जो है एंथ्रासाइट प्रकार के कोयले में पाया जाता है, यह सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है। उसके अलावा अगर बिटुमिनस की बात की जाए तो उसमें 50 से 85% तक कार्बन पाया जाता है और पीट की बात की जाए उसमें 77 से 80% तक कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और लिग्नाइट जो है उसमें 35 से 40% तक कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। 75 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या है? क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? तो यह प्रकाश अवशोषण और जल का प्रकाशिक अपघटन करने में सहायक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि वर्ष 1902 में गठित फ्रेजर आयोग का संबंध था। फ्रेजर आयोग क्यों गठित किया गया था? तो यह क्या था दोस्तों, पुलिस सुधार के लिए फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था और इसका गठन किया गया था 1902 में, ठीक है, 1902 में किया गया था। और एंड्रू फ्रेजर क्या के इनके नेतृत्व में इसका गठन किया गया था, एंड्रू फ्रेजर, ठीक है ना, इसी के नाम पर इनका नाम पड़ा था फ्रेजर आयोग। एंड्रू फ्रेजर के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था 1902 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। राइबोसोम किसके बने होते हैं? देखिए आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्लस प्रोटीन से यह राइबोसोम बने होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि श्वेत क्रांति की सहायता से भारत, श्वेत क्रांति की जब सहायता हुई यानी श्वेत क्रांति जब शुरू हुआ तो भारत कब से विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 देश कब से भारत बन गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2010 से 11 से भारत क्या हुआ, दूध के उत्पादन में अग्रणी देश बन गया, सर्वश्रेष्ठ देश बन गया, प्रथम देश बन गया, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो श्वेत क्रांति, ठीक है, उसके जनक कौन थे? जनक की बात की जाए तो श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन, ठीक है, वर्गीज कुरियन इसके क्या थे? जनक थे, श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है। और श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी 1970 में। 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 79 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि सल्तनत काल में हाथियों के सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था? सल्तनत कालीन में जो हाथियों के सेना के प्रमुख होते थे उन्हें सहना ए पील कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्ग के संस्थापक दोस्तों पिछले सेट में भी किया गया है, वल्लभाचार्य थे। आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है, यानी कि ऑल टाइम्स जो है यह ऊष्माशोषी होती है? तो यह दोस्तों हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अपघटन की प्रक्रिया जो होती है यानी कि अभिक्रिया जो होती है हमेशा ऊष्माशोषी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82।
लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला 16 से 21 जनवरी 2023 तक किन देशों में एक प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व किए थे? तो उन्होंने केन्या और तंजानिया में, ठीक है, केन्या और तंजानिया में 16 से 21 जनवरी 2023 तक क्या हुआ था, एक प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व में उसका नेतृत्व किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो यह लाया गया था दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 43। इसमें मजदूरी से संबंधित जिक्र है, काम दिलाने का इसमें जिक्र है कि भाई रोजगार मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। इसी के अंतर्गत यह मनरेगा को लाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ऐसा स्टेटमेंट जो है वह दिया गया था आइवर जेनिंग्स के द्वारा। आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि यह जो है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया है, उन लोगों ने अल्पसंख्यक के हितों या भावनाओं को कम करके आंका है। ऐसा आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया था। 85 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस हून शासक को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक कहा गया? तो वह है दोस्तों मिहिर कुल। ठीक है, मिहिर कुल जो था वह शिव का उपासक था। शिव का क्या था, ये मिहिर कुल उपासक था, अनुयायी था, फॉलो करने वाला था। ठीक है, और यह एक हून शासक था, प्रश्न में ही दिया हुआ हून शासक। ठीक है, हून शासक था मिहिर कुल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि मैच करना है संगम साहित्य और इसके रचनाकार। अभी क्या बोल रहा है कि इसमें कौन सा गलत है? ठीक है, गलत को आपको ढूंढना है। अगर बात की जाए तोल्काप्पियम, तो इसे तोल्काप्पियार के द्वारा लिखा गया था, इसकी रचना की गई थी, जो कि आपका यहाँ तिरुवल्लुवर है वो गलत हो जाएगा। इसकी रचना किसने की थी? तोल्काप्पियार। ठीक है, तोल्का आधा प पूरा पी होता है, तो तोल्काप्पियार आप नाम याद रखिए, लिखने में तो बिल्कुल ही गंदा हो पा रहा है। और इसके बाद ऑप्शन बी की बात की जाए तो मुरुग गुरुपादव की रचना नक्कीरर के द्वारा की गई थी, और मणि गोखले की रचना सीत लैसतनार के द्वारा की गई थी, और जीवक छिंद्रामणि की रचना जो है वो तिरुत देवर के द्वारा की गई थी। आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तोल्काप्पियम की रचना तोल्काप्पियार के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। यहाँ भी आपको क्या दे रखा है, दो सूची दिया है, एक राज्य का और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का। कौन सा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितने सीट के साथ करती है, आपको करेक्ट मैच करना है। बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान का राज्यसभा में कितनी सीट है, कितना प्रतिनिधित्व करती है, कितने सीटों के साथ? तो 10 सीटों के साथ। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात राज्यसभा में 11 सीटों के साथ प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि बी का आपका थर्ड हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का प्रतिनिधित्व यानी कि पार्टिसिपेशन कितना है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का? तो वह है दोस्तों 12, यानी कि सी का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और पंजाब की बात की जाए तो यह 7 सीटों के साथ राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 88 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो वह दोस्तों चंद्रशेखर थे। ठीक है, चंद्रशेखर जो थे अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता था? इसमें से कौन से चिश्ती संत थे जिन्हें चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता था? तो वह थे दोस्तों नसीरुद्दीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस संधि के तहत पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो यह थी दोस्तों पूना की संधि। यह पूना पैक्ट नहीं था, ठीक है, जो महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था, ये वो नहीं था। यह जो पेशवा के पद को समाप्त किया गया था वो पूना की संधि के माध्यम से समाप्त किया गया था। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो वह नागालैंड में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा असम, केरल, त्रिपुरा में पंचायती राज व्यवस्था उपलब्ध है। किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों का संस्थान कहकर पुकारा है? तो यह कहा है लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन के द्वारा कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों का संस्थान कहकर पुकारा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है वायसराय के रूप में 1800
गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था 1884 से 1888 में, ठीक है, इसका कार्यकाल था। 93 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि पश्चिम से पूरब की ओर दोआब का कौन सा क्रम सही है, ठीक है, आपको यह याद करना होगा। और इस टाइप का जब भी प्रश्न आता है दोस्तों वो मैप के माध्यम से बेहतर समझ में आता है। चलिए फिर भी याद रख लेंगे, छाछ दोआब, फिर छारे बावी है, ठीक है ना, इसका शॉर्टकट छाछ दोआब, रेचना दोआब, बाड़ी दोआब और बिस्त दोआब। यह क्या होगा, पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट आएगा, ठीक है, यह दोआब का एक क्रम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। 94 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा था। तो वर्ष 1988 में, ठीक है, वर्ष 1988 में सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो है वह गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को सौंपा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनिए जो भिन्न है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अब देखिए डी के बाद लास्ट देखिए ई, आर के बाद क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, जे के बाद के है, ओ के बाद पी है, तो यहीं से पूरा नहीं करेंगे, यहीं से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। अब 96 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत ईजी है। पहले क्या करेंगे, बड़े को काउंट कर लेंगे। तो एक बड़ा ये वाला भाग हो गया, एक बड़ा जो है दोस्तों ये वाला भाग हो गया, आपके समक्ष मैं ही ड्रॉ करता हूँ, ये पूरा एक भाग हो गया, तो एक इधर हो गया, ठीक है ना, और एक पूरा ये वाला भाग हो गया, तो ये 2 हो गया, 2 तो ऐसे हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया, ठीक है, फिर ये 7 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों पहले ये वाले पूरा पूरा भाग को हम ये पूरा वाले भाग को हम काउंट करेंगे, तो एक हो जाएगा, और एक ऊपर से जो है दोस्तों सॉरी ऊपर से जो ऐसे आ रहा है ना ये वाला, तो 2 हो गया। चलिए 2 तो हमने काउंट कर लिया, फिर ये आ गया तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये वाला 10वां और ये वाला 11, तो कुल मिला के 11 हुए। नहीं समझ में आया, रिपीट करता हूँ। चलिए देखिए ये एक पूरा का पूरा पहले एक भाग को मान लेंगे जो ऊपर से आया हुआ ये वाला, ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, एक हो गया, फिर ऊपर से फिर ये नीचे की तरफ आया है पूरा होल पार्ट, तो दूसरा हो गया, ठीक है, 2 यहाँ से क्लियर हो गए, तो 2 क्लियर हो गए, तो क्या बचा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, तो कुल मिला के त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 11। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। ए की उम्र बी की उम्र के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष बाद ए की उम्र बी के उम्र के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक है, तो ए का बी की वर्तमान आयु वर्ष में क्या है, ए और बी के वर्तमान औसत आयु क्या है दोस्तों। अब देखिए इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए की उम्र बी की उम्र के 3 गुने से 6 वर्ष है, तो बी का उम्र हम क्या करते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो एक एक्स मान लेते हैं, तो ए का उम्र क्या होगा, बी की उम्र का 3 गुना, यानी कि एक्स का 3 गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और उससे 6 वर्ष अधिक है, तो यह उम्र मिल गया, बी का उम्र x हो गया और ए का उम्र 3x + 6 हो गया, ठीक है। फिर आगे आपको क्या कह रहा है, देखिए आराम से समझते हैं, इजीली प्रश्न है। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद ए की उम्र, तो ए की उम्र वर्तमान अभी ये है, 3 वर्ष और ऐड कर देंगे तो ये 3x + 6 + 3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3x + 9, ठीक है, 3 ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है ना, 3 वर्ष बाद के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x + 9। तो क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र के 2 गुने से, ठीक है ना, तो बी की उम्र क्या हो जाएगी, x तो है ही है ना, तो उसमें भी तो 3 वर्ष बढ़ेगा, तो बी के उम्र के क्या हो जाएगा, बी के उम्र के 2 गुने से, यहाँ पे 3 है दोस्तों, ठीक है ना, बी के उम्र के कह रहा है 2 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो इसका जो हम 2 गुना करेंगे यानी कि 2 टाइम्स 2 गुना करेंगे, तो इससे यह वाला ए का उम्र क्या हो जाएगा, 8 वर्ष अधिक हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या कर देंगे, 8 माइनस कर देंगे, यानी कि 3x + 9, और 8 ये अधिक हो रहा है तो बराबर करना है ना, तो 8 अधिक कर देंगे, और इधर आ जाएगा 2x, ठीक है, इधर आ जाएगा 2x प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 6 आ जाएगा, आराम से समझ गए। अब यहाँ पे से 9 में से 8 गया तो 1 आया, यानी कि
3x है ना, +1 3x, ये 2x इधर आ जाएगा तो -2x, ठीक है। यहाँ 6 है और यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1 बचा, तो वो उधर चला जाएगा तो 1 माइनस होकर क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो b यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, b का उम्र 5 आ गया, तो a का उम्र क्या हो जाएगा 3x + 6, यानी कि दोस्तों इसी पे बता देता हूँ, 3 × 5 है ना, 3 × 5 + 6 यानी 5 × 3 = 15 + 6 कितना हो गया 21 हो गया। 21 किसका उम्र हो गया, a का उम्र 21 हो गया। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों कि a और b की वर्तमान आयु वर्ग में क्या है, ठीक, औसत आयु पूछ रहा है। तो a का 21 है और b का 5 है, ठीक है ना, b का 5 है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 26 होता है, और 26 का औसत यानी कि 2 से अगर भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर जो आपका जिसमें 13 होगा वो आपका आंसर बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, इजीली है, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो बैक करके देखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न में क्या रहा है कि 800 और 2000 के बीच कितनी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। अब देखिए 13 से कुल मिला के 2000 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, और ये पूछा जा रहा है 800 से 2000 के मध्य, तो पहले इसको डिवाइड करते हैं। 13 × 1 = 10 में से 3 गया 7, यहाँ कैंसिल हो गया। 13 × 5 = यानी 13 × 5 = 65 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, 13 × 3 = 39 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3, इससे मतलब नहीं है आपको। 153 जो है वह संख्या जो है जो 1 से लेके 2000 के बीच डिवाइड हो जाएगी। तो आपको 1 से 2000 के मध्य के बीच नहीं निकालना है जो 13 से डिविजिबल होगी, आपको 800 से 2000 के बीच निकालनी है। अब क्या करेंगे, 800 को 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 13 से, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, ठीक है। 10 में से 8 गया क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 13 का ही 13 हो जाएगा। तो 800, 1 से 800 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है, कितनी संख्या जो है डिविजिबल हो जाएगी 13 से, तो 61 संख्या है। तो इस 61 को दोस्तों यहाँ से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको 800 से पूर्व जो है 61 संख्या है जो 13 से डिविजिबल हो रही है, भाग हो रही है, तो उससे हमें नहीं निकालना है, 800 से 2000 के मध्य निकालना है। तो 3 में से 1 गया वो 2 हो जाएगा, 15 में 6 गया 9 हो जाएगा, यानी कि इस 800 से लेके 2000 के मध्य वैसी 92 संख्या है जो क्या हो रही है 13 से विभाजित हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें प्रश्न संख्या 99 में, तो बहुत आसान है। देखिए पहले को दूसरे से गुना करके तीसरे को जोड़ देना है, यानी कि 9 × 1 = 9 और 9 = 18, 6 दूनी 12 और 7 19, 5 चौका 20, 6 26, पहला दूसरा गुना करना है, तीसरा ऐड करना है। उसी तरीके से 7 × 6 = 42 और 8 क्या हो जाएगा 50, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि चीनी की कीमत 24% बढ़ जाती है। मान लेते हैं पहले 100 रुपया रहेगा और बढ़ के क्या हो जाएगा 24% बढ़ जाएगा, तो 124 नया प्राइस हो जाएगा। और एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 18% बढ़ाना चाहता है, तो पहले वह 100 रुपया खर्च करता था, अब कितना खर्चा करेगा 118 रुपया। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना का हो गया 124 में से 118 को घटाएंगे तो डिफरेंस कितना का हो जाएगा 6। तो अब क्या कर रहा है, तो उसे अपनी खपत में लगभग कितने % कमी करनी चाहिए, तो 6 का कमी किया, कितना पहले करता था 124 गुने 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल करेंगे तो 2 से 3 बार में, और 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4, ये आपका 31 और ये 50। अब 150 को 31 से आप भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.8%, ठीक है। इस तरीके से सेट नंबर जो है वो 15 कंप्लीट हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 16 के साथ। तब तक जो पहले बार इस चैनल से जुड़े हैं उन सभी लोगों को कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बेहतरीन डिस्कशन होने वाला है, ज्ञान बिंदु का सबसे बेहतरीन डिस्कशन यहीं पे होगा। तो चलिए साथियों, आप सभी लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।